न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने आपको पहले ही बताया था कि एल्काइल हैलाइड जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए सुटेबल होते हैं ड्यू टू पोलर इन नेचर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की होती है, SN1 एंड SN2। SN1 के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का टेक होता है और इसके अंदर रेसमाइजेशन होता है और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो केवल और केवल एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ये सारी चीजें हमने SN1 में डिस्कस कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन या SN2 मैकेनिज्म। SN2 रिएक्शन, व्हाट इज SN2? जैसा कि आपको पता है इसको SN2 क्यों बोलते हैं? इट इज बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज बाइमोलिक्यूलर, इट इज वो यूनिमोलिक्यूलर था, ये बाइमोलिक्यूलर था। इट इज बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction, and it is completed in one step. It is complete in one step. ये केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है और इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता। इन दिस रिएक्शन डू नॉट फॉर्म इंटरमीडिएट but a transition state occur. In this reaction is not form. In this reaction do not form intermediate. इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट एक ट्रांजिशन स्टेट इसके अंदर पाई जाती है। बट एक ट्रांजिशन स्टेट अकर इन दिस रिएक्शन a transition state occur. Transition, TRANSITION, transition state occur. इन रिएक्शनों में एक ट्रांजिशन स्टेट हमें ऑब्टेन होती है। देखिए ट्रांजिशन स्टेट कैसे ऑब्टेन होती है, वन स्टेप में ये कैसे कंप्लीट होती है, और भी इसके बारे में बात है कि ये रिएक्शन जो है वो एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई भी हमारा एल्काइल हैलाइड है CH2X, ये हमारा एल्काइल हैलाइड है। मैं इसको इस तरह लिख दूंगा CH3CH2X, दिस इज एल्काइल हैलाइड। और इस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो आएगा और अटैक करेगा। अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमेशा आपको एक बात ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करेगा और उसी टाइम आपका हेलोजन ग्रुप वो भी बाहर निकलेगा। इट मींस ये हमारा लिविंग ग्रुप होगा, छोड़ने वाला ग्रुप, छोड़ने वाला ग्रुप, निकलने वाला ग्रुप। और ये लिविंग ग्रुप जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज्यादा फास्टली निकलेगा, रिएक्शन उतनी ही स्पीड से कंप्लीट होगी। लिविंग ग्रुप अगर हम बात करें X, यहां पर लिविंग ग्रुप हियर X, जो लिविंग ग्रुप है वो आपका हो सकता है, मान के चलिए I- सबसे बेटर लिविंग ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें I- सबसे ज्यादा आयोडाइड, उसके बाद ब्रोमाइड, उसके बाद क्लोराइड, और सबसे लीस्ट, सबसे बेकार लिविंग ग्रुप होता है फ्लोराइड, इसलिए ये बड़ी मुश्किल से रिएक्शन करता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम देखा जाए यहाँ पर तो एल्किल आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव इन फेवरेबल ऑफ SN2 रिएक्शन, इन फेवरेबल ऑफ SN2 रिएक्शन, यानी कि SN2 रिएक्शन के लिए जो एल्किल आयोडाइड होगा वो मोर रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर हम बात करें यहाँ पर, रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम इसकी बात करें ऑफ SN2, तो यहां पर आपका एल्किल आयोडाइड सबसे फास्टली रिएक्ट करेगा बिकॉज ऑफ बेटर लिविंग ग्रुप,
उसके बाद एल्किल ब्रोमाइड, उसके बाद एल्किल क्लोराइड और उसके बाद एल्किल क्लोराइड। ध्यान रहे ये कि यही ऑर्डर, बिल्कुल सेम ऑर्डर आप SN1 में भी रख सकते हो, लेकिन कुछ बच्चे पूछते हैं सर SN1 में आपने ये वाला ऑर्डर नहीं लिखाया था, वहां 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री का ऑर्डर लिखाया था। तो ध्यान रखे बच्चों कि वहां पर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर या न्यूक्लियोफाइल के नेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है, इसलिए वहां पर इस बात का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन SN2 में जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा, जितनी फास्टली यहाँ से निकलने वाला ग्रुप होगा, जो जितनी ज्यादा फास्टली निकल जाएगा न्यूक्लियोफाइल उतनी स्पीड से अटैक कर जाएगा और आपका आसानी से रिएक्शन कर जाएगा। तो एल्किल आयोडाइड is more reactive than alkyl bromide. Alkyl bromide is more reactive than alkyl chloride, and alkyl chloride is more reactive than alkyl fluoride. According to living group nature. अब हम बात करते हैं कि क्या होता है आखिर। तो देखिए इसके अंदर ये आपका एक ही स्टेप है जो कि बहुत फास्ट होता है, ठीक है, सॉरी ये बहुत स्लो होता है, और यही आपका RDS होता है। RDS बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एक बात ध्यान रहे कि ये रिवर्सिबल स्टेप हालांकि नहीं होता है। तो जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो जो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बीच में बनेगी वो कुछ इस तरीके की होगी, CH3, ये वो ग्रुप है इस कार्बन के जो पहले से अटैच है। अब आपका हेलोजन, ये आपका हेलोजन, एक टाइम वो आता है थोड़ी देर के लिए कि हेलोजन भी अटैच होता है इससे, और उसी टाइम न्यूक्लियोफाइल भी इससे अटैच हो जाता है। यानी कि इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल भी अटैच होता है पार्शियली फॉर्म में, और हेलोजन भी पार्शियली फॉर्म में अटैच होता है। अब इन दोनों में से जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा वो बाहर निकल जाएगा। हालांकि हमने पहले कह दिया कि हेलोजन को बाहर निकलना है, तो ये हेलोजन बेटर लिविंग ग्रुप है, ये जल्दी से बाहर निकल जाएगी। और जो ग्रुप तीनों इस साइड थे, यानी कि अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, ये आपके ट्रांजिशन स्टेट है। कई बच्चे पूछते हैं सर ये ट्रांजिशन स्टेट जो है, ट्रांजिशन स्टेट, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी होती है? तो अगर आप गौर से देखो तो ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी यहाँ पर हमेशा ध्यान रखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी sp2 हाइब्रिडाइज होगी, बिकॉज ऑफ ये दोनों पार्शियली जुड़े हुए हैं। ये दोनों जो हैं वो आपके पार्शियली अटैच हैं, कंप्लीटली अटैच नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए ये स्टेट आती है, ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये सेकंड स्टेप आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेप फर्स्ट ही है, एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, बस थोड़ी देर के लिए बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और थोड़ी देर बाद ही फास्टली आपके पास यहाँ से X निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, और आपके पास बन जाएंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ आपका न्यूक्लियोफाइल। तो अगर आपने एक बात गौर करी हो कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन से होता है। न्यूक्लियोफाइल उस डायरेक्शन से अटैक करता है जिस डायरेक्शन, न्यूक्लियोफाइल हमेशा जुड़ने वाले एल्किल हैलाइड के बैक साइड से अटैक करता है, तो यहाँ पर अटैक हमेशा बैक साइड से होता है। ये बात का भी ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आपने देखा होगा कि जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो जो ग्रुप इस साइड थे वो पलटकर उस साइड चले गए। जिस तरह तेज बारिश में हम जब छाते को लेकर जाते हैं तो जब हवा आती है तो छाता यानी कि अम्ब्रेला वो पलट जाता है, इसलिए इसको पहले एनसीईआरटी में अम्ब्रेला इफेक्ट कहते थे। जिस तरह न्यूक्लियोफाइल का यहाँ बैक साइड से अटैक होगा तो ये तीनों ग्रुप जो पीछे की साइड थे वो कहाँ चले जाएंगे, इस साइड चले जाएंगे। जिस साइड हेलोजन अटैच होता है इस साइड आपका हेलोजन अटैच है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से होगा। SN1 में न्यूक्लियोफाइल का अटैक बोथ साइड से हो रहा था, आगे से भी और पीछे से भी, लेकिन SN2 में न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज बैक साइड से अटैक करेगा, अपोजिट साइड से अटैक करेगा। जिस साइड हेलोजन अटैच है उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो दूसरी बात कि जैसे ये तीनों ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, इस साइड से 1 2 और ये 3, ये तीनों ग्रुप इस साइड थे, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया आपके फाइनल प्रोडक्ट में ये इस साइड हो गए। यानी कि अगर आपका डी फॉर्म हुआ तो L बन जाएगा, L हुआ तो D बन जाएगा, कभी भी DL का मिक्सचर यहाँ पर ऑब्टेन नहीं होगा। इसका मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपका रिएक्टेंट का होता है उसका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, उसका
अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आपका प्रोडक्ट का होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तो इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम शॉर्ट में या और हम इसको वाल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। इसको शॉर्ट में वाल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। इसको शॉर्ट में हम वाल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। वाल्डन इन्वर्जन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। एनसीईआरटी में सन 2017 के अंदर ये आया था। 2017 के अंदर ये आया था। तो ध्यान रखेंगे SN2 मैकेनिज्म के अंदर ओनली वन स्टेप में कंप्लीट होती है और आपका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा ऑपोजिट होता है। यानी कि अगर आपका D रिएक्टेंट है तो उसका प्रोडक्ट L होगा, अगर आपका L रिएक्टेंट है तो उसका प्रोडक्ट D होगा। इसका मतलब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर पाया जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये आपके SN2 मैकेनिज्म है। रिएक्टिविटी ऑर्डर की भी हम बात कर लेते हैं यहाँ की साथ ही साथ में। देखिए क्या होता है जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आता है, जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करने आएगा, अगर यहाँ इस कार्बन पर बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, बल्की ग्रुप का मतलब होता है बड़े बड़े ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे अभी तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ पर मिथाइल है, दोनों तरफ हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ भी मिथाइल हो जाए, यहाँ भी मिथाइल हो जाए, तो बल्की ग्रुप बड़े बड़े ग्रुप हो जाते हैं। तो अगर बल्की ग्रुप इस कार्बन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बन पर अटैक करने आएगा और वहां पर बल्की ग्रुप प्रेजेंट हुए तो उसे अटैक करने में प्रॉब्लम होगी। इसका मतलब जिस कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है, जिस कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है वो SN2 मैकेनिज्म शो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसका मतलब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड is less reactive in favorable of SN2 mechanism। यानी कि हम यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2 मैकेनिज्म, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2 मैकेनिज्म अगर निकालेंगे तो यहां निकलेगा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, यानी कि सबसे कम रिएक्टिव होता है 3 डिग्री। और उससे भी ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पर अगर हम बात करें 1 डिग्री से भी ज्यादा जो आपका रिएक्टिव होगा वो होगा मिथाइल हैलाइड, बिकॉज नो स्टेरिक हिंड्रेंस। तो 1 मिथाइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव। उसके बाद 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो सबसे कम रिएक्टिव होता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, सबसे कम रिएक्टिव होता है एल्काइल हैलाइड। अगर इसका कोई रीजन पूछे तो ड्यू टू, इसका रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से मेथाइल हैलाइड, बिकॉज मेथाइल हैलाइड के कार्बन पर कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती। यहाँ पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, कोई बल्की ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ओनली हाइड्रोजन छोटे छोटे ग्रुप प्रेजेंट है। न्यूक्लियोफाइल आसानी से बैक साइड से अटैक कर देगा और प्रोडक्ट बना देगा। इसी तरह 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में ओनली एक ही कार्बन होता है, बाकी 2 हाइड्रोजन होते हैं। 2 डिग्री में 2 कार्बन होते हैं, 3 डिग्री में। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस SN2 मैकेनिज्म के लिए मेथिल हैलाइड इज मोर एक्टिव देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री देन 3 डिग्री। तो सबसे लीस्ट एक्टिव 3 डिग्री होता है। अब एक क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि सर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालें। इस रिएक्शन की अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, इस रिएक्शन की अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो वी नो वेरी वेल कि रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट स्टेप से निकलती है। ये पूरा एक ही स्टेप है, ये पूरा एक ही स्टेप है। तो पूरा जब ये एक ही स्टेप है और एक ही स्टेप है और RDS है, स्लो है, आप ये मत कहना सर ये भी तो 2 स्टेप में हो रही है। ये 2 स्टेप में नहीं हो रही, मैंने कहा था ये ट्रांजिशन स्टेट है जो थोड़ी देर के लिए आती है, जो फास्टली कन्वर्ट हो जाती है आपके प्रोडक्ट में। अगर आपका ये D फॉर्म है, D फॉर्म है तो इसका ये L फॉर्म बनता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं।
तो ये पूरी एक ही स्टेप है। तो आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपका ये स्टेप है। इसमें एल्काइल हैलाइड भी आ रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन वी नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन कि रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल टू, आर यानी कि रेट इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यानी कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू the concentration of alkyl halide as well as the concentration of nucleophile, as well as the concentration of nucleophile। अगर हम इसकी रेट लिखे तो रेट इज इक्वल टू आर एक्स, द कंसेंट्रेशन ऑफ आर एक्स एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और अगर हम देखें दोनों की पावर 1 1 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो रिएक्शन का जो ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। तो हम ये कह सकते हैं इट इज सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ध्यान रखें, इसलिए इसको SN2 बोला था। वो फर्स्ट ऑर्डर थी और ये सेकेंड ऑर्डर है, क्योंकि यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कैसे आ रहा है, इसकी Rx की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल कंसेंट्रेशन की पावर 1। मैंने आपको पहले बताया था ऑर्डर निकालने का तरीका, कंसेंट्रेशन की पावर का सम। तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए।